हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को से डिस्कस करेंगे एओर्टिक वाल्व की प्रॉब्लम को। एओर्टिक वाल्व एक हमारे 4 वाल्व हैं हमारे हार्ट के, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये है एक हार्ट का मॉडल जिसके अंदर की चैम्बर्स दिखाए गए हैं और ये आर्टरीज हैं। ये एलएडी आर्टरी है, ये राइट कॉर्नरी है, इधर सर्कमफ्लेक्स है। 3 आर्टरीज है। अब हम इसको अंदर दिखाते हैं वाल्व्स आपको। तो 4 टोटल वाल्व्स होती हैं। ये पल्मोनरी वाल्व है जो फेफड़े की तरफ खून को लेके जा रहा है राइट साइड से साफ करने के लिए। साफ खून फिर यहाँ से माइटल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा होता है और राइट वेंट्रिकल छोटा होता है, बिकॉज इसने पंप करना होता है फेफड़े में जिसके अंदर रेजिस्टेंस कम होती है। इसने पूरे शरीर में पंप करना होता है, पैरों में भी और सिर तक भी, तो इसको पंप स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो इसकी वॉल भी थिक होती है। आप देखोगे कि इसकी दीवार मोटी है, इसकी दीवार पतली है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व है जो कि सारा खून इकट्ठा करता है। टांगों से यहाँ से आता है, ब्रेन से यहाँ से आता है। तो बाजुओं से और ब्रेन से यहाँ आके यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर फाइनल जो गेट है ये एओर्टिक वाल्व है जो ट्राइकस्पिड होता है, जिसके अंदर 3 कस्प होते हैं। अगर आप देखोगे इसके अंदर 3 जो व्हाइट डॉट है, ये 3 कस्प हैं। कस्प का मतलब क्या होता है कि ये वाल्व ऐसे होते हैं, तो वाल्व कस्प बना देते हैं ऐसे करके। तो ये 3 होते हैं, मेरे जैसे 2 हाथ हैं, तीसरा इधर से आएगा। तो 3 ऐसे खुलते हैं, फिर ऐसे बंद होते हैं, फिर ऐसे खुलते हैं, फिर ऐसे बंद होते हैं। सो ये जो 3 वाल्व हैं, इनका ये ट्राइकस्पिड एओर्टिक वाल्व है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एओर्टिक वाल्व की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। एओर्टिक वाल्व 2 तरह से खराब हो सकता है। या तो ये धीरे धीरे सिकुड़ जाए, या ये शिथिल होके एक तरह से लीकेज शुरू हो जाए कि पूरा बंद ना हो पाए। तो अब इनके इसके मेन जो मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण इनके हैं, एक तो रोमैटिक हार्ट डिजीज है जो पहले इंडिया में काफी कॉमन होती थी। धीरे धीरे अब जैसे डेवलपमेंट हो गई है और हमारे पास जो इन्फेक्शन का रेट कम हो रहा है, तो धीरे धीरे ये बीमारी कम हो रही है। अब जो मेन बीमारी उभर के आ रही है वो है कि एज रिलेटेड डीजनरेशन ऑफ द एओर्टिक वाल्व। जैसे हम सारे हमारे ऑर्गन्स हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं, उसी तरह से एओर्टिक वाल्व भी डीजनरेशन के प्रोन है। कौन से पेशेंट होंगे जिनमें एओर्टिक वाल्व जल्दी डीजनरेट हो जाएगा? वो होंगे जो पेशेंट जिनका कि हाई कोलेस्ट्रॉल है, जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनका मोटापा है, और जिनको सीकेडी है, मतलब जिनको किडनी की प्रॉब्लम है। उनमें भी ये कैल्सिफिकेशन ज्यादा होती है और उनके अंदर ये वाल्व डीजनरेट कर जाता है। तो डीजनरेट करेगा तो कहाँ पे जोर पड़ेगा? मान लो ये अब सिकुड़ गया है, सिकुड़ने के बाद इस हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल को। अब इसको जोर लगाना पड़ेगा तो हार्ट एनलार्ज हो जाएगा, या ये हार्ट एनलार्ज होके अपने आप को नहीं कंपेंसेट कर पाएगा, ये खून वापस भेज देगा फेफड़े में, तो वहां पेशेंट को सांस फूलना शुरू हो जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या होगा कि फ्लो ही नहीं आया प्रॉपर, इतना टाइट हो गया कि फ्लो बाहर जा ही नहीं रहा है, तो पेशेंट बेहोशी की हालत में भी आ सकता है। सिनकोप भी उसको हो सकता है। सिनकोप का मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जब वो थोड़ा चलेगा तो वो बेहोश होकर गिर सकता है। सो एओर्टिक वाल्व के ये जो है मेन प्रॉब्लम्स आते हैं। पेशेंट को क्या होगा? ब्रेथलेसनेस, जब वो चलेगा तो उसको सांस फूलेगी, या उसको छाती में दर्द भी हो सकता है, क्योंकि इसको यहाँ से खून निकलने के बाद ही ये नाड़ियों में जाएगा। तो एक तरह से पेशेंट को एंजाइना भी हो सकती है, बिना ब्लॉकेज के एंजाइना। उसका मुख्य कारण क्या है? एओर्टिक वाल्व सिकुड़ना। अब एओर्टिक वाल्व में हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं भाई? ये तो बड़ी पुरानी बीमारी है। तो क्योंकि इसका अब कुछ इलाज ऐसा आया है कि जिसमें हमें अगर एओर्टिक वाल्व को चेंज करना है, बिकॉज इसका जो मुख्य इलाज है, जब वो एक लिमिट से क्रॉस कर जाएगा, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बीमार हुआ तो उसको चेंज कर दो, ऐसा नहीं है। पहले और दूसरे स्टेज पे मेडिसिन पे भी पेशेंट्स को काफी देर तक उनको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद जब वो लिमिट को क्रॉस कर जाएगा कि उसका ग्रेडियंट इतना ज्यादा बढ़ गया, मीन ग्रेडियंट 40 से ज्यादा हो गया, या पीक ग्रेडियंट 80 से ज्यादा हो गया, या जो लीकेज है वो बहुत ज्यादा हो गई, हार्ट एनलार्जमेंट बहुत ज्यादा हो गई, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 65 मिलीमीटर से बढ़ गए, तो ये हार्ट फेलियर में चले जाते हैं पेशेंट। तो फिर कई बार ये रिकवर नहीं करते, कई बार रिकवर कर भी जाते हैं अगर हम अपना सही टाइम पे उनका वाल्व रिमूव कर दें। बेसिकली एक चीज है जो ऐसे ऐसे कर रही है, उसके आगे पत्थर पड़ा हुआ है समझ लो, तो वो क्या होगा कि ये अल्टीमेटली फेल कर जाएगा।
अगर हमने इस वाल्व को चेंज करके एक दूसरा वाल्व लगा देंगे तो ये फिर वापस आपका पंप चल पड़ा, और पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं इसमें, मतलब विद इन 1 मंथ देयर इज अ ड्रामेटिक रिस्पॉन्स इन दीज पेशेंट्स। सो इस बीच में नया क्या है, पुराने जमाने में क्या करते थे, ये सारा कुछ सर्जरी ही से ही होता था, ओपन हार्ट ऑपरेशन होता था, पेशेंट को पंप पे डालना पड़ता था, ये पुराना वाल्व सर्जन जो थे वो थोड़ा सा काट के निकाल देते थे कैल्शियम जो भी जमा हुआ है, फिर रॉ एरिया में वो एक सूचर से रिंग में डाल के एक वाल्व लगाते थे, जिसको कि हम कहते हैं सर्जिकली एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, जिसको कि हम सावर भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सावर। अब जो नया प्रोसीजर इसमें आया है उसको बोलते हैं टावर। टावर का मतलब है ट्रांस एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन, मतलब हमने पेशेंट को वाल्व चेंज कर देना है यहाँ पे, लेकिन उसको चेस्ट नहीं खोलनी, उसको बेहोश भी नहीं करना है, उसको सिर्फ माइल्ड सेडेशन से ही फेमोरल आर्टरी यहाँ से ही हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो आज इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए हम यूजुअली डिसाइड करते हैं भी 65 ईयर्स के आसपास अगर हो, 60 पे भी रिकमेंडेड है कई पेशेंट में, लेकिन इट डिपेंड्स करता है कि पेशेंट के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसका सीटी स्कैन क्या है। तो इसके लिए काफ़ी सारी मतलब ऑब्जर्वेशंस की ज़रूरत है कि कैसे सही वाल्व को सेलेक्ट किया जाए, कि जो हम पेशेंट को नया ये वाल्व दें उसका ये वाल्व 10 to 12 ईयर्स चलता है, जो टिश्यू वाल्व सर्जन लोग लगाते हैं वो भी 10 to 12 ईयर्स ही चलता है, और इसमें आगे वाल्व इन वाल्व भी हो जाता है। मेटालिक वाल्व अगर किसी का फेल हो गया तो उसको दोबारा ओपन हार्ट सर्जरी ही करानी पड़ेगी। मेटालिक वाल्व में ये वाला जो वाल्व है टावर वाल्व वो नहीं लग सकता आज की टेक्नोलॉजी में। आगे टेक्नोलॉजी क्या चेंज होगी हमें अभी नहीं पता है, पर जो एस्टेब्लिश थेरेपी हम उसकी बात कर रहे हैं। सो टावर क्या चीज़ है वो मैं आपको एक केस के द्वारा बताता हूँ कि कैसे हमने हमारे सेंटर में जो कि एक समझ लो कि टावर के लिए एक सेंटर है सर्टिफाइड, जहाँ पे कि 24/7 जो है वो टावर के डॉक्टर्स हैं, हमारी टीम है जो कि ये टावर का जो केस है वो करती है, और हम इसको पेशेंट को ठीक करके भेजते हैं। तो मैं आपको उनमें से एक पेशेंट दिखाता हूँ कि कैसे टावर टावर के दो तरह के वाल्व हैं, जो है एक तो है बलून से एक्सपैंड होता है और दूसरा सेल्फ एक्सपैंड होता है। तो दोनों की अलग अलग इंडिकेशंस हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से आम जनता को बताना थोड़ा मुश्किल है, वो टेक्निकल ज़्यादा है, लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूँ कि यस दो तरह के वाल्व होते हैं। एक बलून एक्सपेंडेबल होता है जो कि बलून से लगता है, और दूसरा होता है सेल्फ एक्सपेंडिंग जो धीरे 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 खुलता है और अपनी शेप लेता है। आज हम आपको दिखाते हैं एक 76 ईयर्स के जेंटलमैन हैं जिनको कि बहुत सांस फूल रहा था, ये चल नहीं पा रहे थे, इनको लगा कि मेरे को प्रॉब्लम है। इनकी एंजियोग्राफी वगैरह हमने करी, वो नॉर्मल थी, हार्ट की मतलब ब्लॉकेज नहीं था, लेकिन देखा कि इनका वाल्व पूरा सिकुड़ा हुआ है। तो इनको प्लानिंग हमने करा सीटी स्कैन के बाद कि भाई आपका वाल्व चेंज कर सकते हैं। तो 76 ईयर्स में सर्जरी का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है और पेशेंट भी सर्जरी नहीं कराना चाहता था। तो लकीली जो हमने सीटी टावी प्रोटोकॉल किया था उसके अंदर ये पेशेंट एलिजिबल हो गया था कि भाई यस हम इनका जो है ये टावी प्रोसीजर किया जा सकता है। तो इसमें हमें दो पंक्चर करने पड़ते हैं। ये हिप जॉइंट है, आपने देखा होगा ये हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट मतलब ये वाला। तो इसमें क्या रहता है कि ये वहां से फेमोरल आर्टरी में हम पंक्चर करते हैं। तो ये फेमोरल आर्टरी में पंक्चर करा, यहाँ से माइक्रो पंक्चर से। पंक्चर भी इसमें बहुत ध्यान से करना होता है बिकॉज डिवाइस बड़ी होती है। तो पंक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब इसको क्लोज करना है तो उसमें साइट ऑफ पंक्चर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो पूरे सेंटर ऑफ द वेसल में होनी चाहिए। वो माइक्रो पंक्चर टेक्निक से हम करते हैं। फिर उधर से इधर राइट साइड में आ जाते हैं। राइट साइड हमारी मेन यूजुअली होती है, पर हम लेफ्ट से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है पेशेंट की टांग में कौन सी में टॉर्चस नहीं है, कैल्शियम नहीं है, क्योंकि रास्ता यही होने वाला है जो वाल्व को डिप्लॉय डिलीवर करेगा हार्ट के पास। तो फिर ये हमने उसको बाद भी ये करा पंक्चर। पंक्चर करने के बाद फिर हम सबसे पहले टेम्परेरी पेसिंग वायर डाल देते हैं, क्योंकि जब हमने ये वाल्व को, ये है वाल्व आप ध्यान से देखें, काला काला पूरा कैल्सीफाइड होके डीजनरेट हो चुका है और कैल्शियम इसमें काफी फैला हुआ है यहाँ तक। जब इतना ज्यादा कैल्शियम होता है तो कई बार भी सर्जन को भी तकलीफ होती है इसमें, बिकॉज जब वो इतना काटते हैं तो एओर्टा रप्चर और भी प्रॉब्लम आ सकती है। रेयर है मतलब आ सकती है। फिर हम एक करते हैं एओर्टिक रूट एंजियोग्राफी, ये नॉन कॉर्नरी कस्प में डाल के ये करते हैं देखने के लिए
कि हमारा एक्सटेंट जो है वो क्या है, इसका हमारा एंट्री कहाँ है और हमने लोएस्ट जो है वो कौन सा है। फिर उसके बाद ये कस्प ओवरलैप व्यू में हम एक एंजियोग्राफी करी हमने, आपने देखा कि यहाँ छोटा सा वाल्व लीक भी कर रहा है और बहुत टाइटली ब्लॉक्ड है। उसके बाद हम इसको क्रॉस करते हैं वाल्व को, बिकॉज पहले हम इसको वाल्व को क्रॉस करते हैं जो कि टेक्निकली कई बार चैलेंजिंग हो सकता है, और हमने ये क्रॉस कर लिया है। उसके बाद ये कैथेटर अंदर लेके जाते हैं, ये कैथेटर अंदर चला गया। उसके बाद फिर एक वायर चेंज करी, वायर चेंज करने के बाद हमने अपना जो वाल्व है, बिकॉज पहले हमने उसकी बलूनिंग करनी है, लेकिन बलूनिंग करने से पहले जो आपने वाल्व सेलेक्ट किया है उसको लोड कर देते हैं, लोडर के ऊपर वाल्व पूरा लोड है, और वाल्व को चेक कर लेते हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जैसे ही बलूनिंग होती है हमें जल्दी वाल्व डिप्लॉय करना पड़ता है, तो वाल्व पहले ही जो है हमें तैयार करके सिलेक्ट करके रख लेना है। उसके बाद फिर हमने एक वायर लेके गए, ये सफारी स्मॉल साइज वायर होती है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में होती है, और आप देखेंगे कि यहाँ से हमने एक बलून जो है वो अब क्रॉस कर दिया है। ये देखिए ये बलून है, और बलून क्रॉस करके फिर हमने इसकी पेसिंग करते, और इसको बलूनिंग से आपने देखा होगा ना कितना टाइट ब्लॉकेज था, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ वेस्ट आएगी एक बहुत बड़ी। तो यहाँ ये देखिए तो कितना टाइट था यहाँ पे, ऑरिफिस ऊपर नीचे नॉर्मल है, नेचुरली कैविटीज है, ये था टाइट ब्लॉकेज। तो इसको हमने बलून से तोड़ दिया, थोड़ा रास्ता बना लिया कि बलूनिंग करके करेंगे तो ये जो वैल्व लगाएंगे वो वैल्व बहुत अच्छी तरह से डिप्लॉय होगा। तो ये हमने जो है ये इसको अब कर दिया। उसके बाद फिर हम ये अपना वैल्व जो है नीचे से लेके आए, और वैल्व की पोजीशनिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और साइजिंग। पर दो ही बातों में ज़्यादा तजुर्बा लगता है कि भाई ये वैल्व आगे जाके कैसे बैठेगा। तो इसके लिए पहले हम इसको ये करते हैं, चेक करते हैं साथ में एंजियोग्राफी करके, और फिर ये वैल्व को जो है वो डिप्लॉयमेंट इसकी शुरू करते हैं। यूजुअली दो लोग मिलके करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बड़े ही ध्यान से करना पड़ता है, कई बार ऊपर नीचे अगर ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए। ये जो वैल्व है ये है सेल्फ एक्सपेंडिंग वैल्व। इसका बेनिफिट क्या है कि इसको अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है तो इसको दोबारा रिट्रीव किया जा सकता है, लास्ट मोमेंट तक 80% तक अब करके भी हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम फिर चेक करते हैं कि भी हमारा ये जो है वैल्व ठीक है। तो कोरोनरीज जो हैं इसमें जो हार्ट को सप्लाई करते हैं वो देखना होता है, काफ़ी कुछ सीटी स्कैन से देख लेते हैं। तो उसके बाद आप देखोगे कि ये हमारा काफ़ी जो है वैल्व डिप्लॉय हो गया है, एंड हम लोग काफ़ी इसमें सेटिस्फाइड हो गए थे। तो अल्टीमेटली फिर हमने सारे का सारा वाल्व जो है वो डिप्लॉय कर दिया है। ये एनुलस जो होता है ये एनुलस है बेसिकली, तो एनुलस के थोड़ा सा ऊपर ये वैल्व अराउंड 10 to 14 मिलीमीटर के आसपास उसके ऊपर होता है। तो इसके बाद ये आप देखोगे कि ये वाल्व पूरा डिप्लॉय हो गया है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि वो वाला कैथेटर जो पीछे डाला हुआ था वो बाहर निकाल लिया, और फिर अब हमने देखा कि इसका कोई भी अब वाल्व लीक नहीं कर रहा। उसके बाद हमने सारा सिस्टम जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, और फिर यहाँ पे जो है इसको वूंड को क्लोज कर देते हैं। तो ये सारा जो प्रोसीजर होता है ये मोस्टली होता है अंडर लोकल एनेस्थीसिया, और अंडर जो है लाइट सेडेशन, जिसमें पेशेंट को प्रॉब्लम ना आए। अब आप देखेंगे कि वाल्व पूरा लग चुका है और पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगले दिन 2 दिन के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये एक टावर प्रोसीजर है जिसके अंदर की पेरिफेरल वैस्कुलर, मतलब कि जो यहाँ से प्रॉब्लम्स ना आए, लोकल साइट पे प्रॉब्लम ना आए, उसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाता है। सेकंड नंबर पे वाल्व डिप्लॉयमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, और दूसरी बात है कि वाल्व ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये जो वाल्व है वो बहुत बढ़िया है, बिकॉज इसमें हम लोग बहुत चीज़ें उसकी मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं। और अब थर्ड जनरेशन वाल्व भी आ गए हैं जो कि और भी बढ़िया, मतलब उनके रिजल्ट्स हैं, उनकी पोजीशनिंग में बड़ी हेल्प है, कमिश्नर अलाइनमेंट, काफ़ी कुछ उसमें चीज़ें आ चुकी हैं कि जिसमें हम उनको और भी सेफ कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ ए वेरी साइंस न्यू टेक्नोलॉजी, जो कि 2002 में पहला जो हुआ था, उसके बाद रिफाइन हो के अब जब ये मार्केट में पूरा आ चुका है, क्योंकि अब इसमें इतनी रिफाइनमेंट हो चुकी है, इतने ट्रायल्स होके, मतलब ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप, जापान, इंडिया, हर कंट्री में ही अब इसका काफ़ी एक्सेप्टेंस है, पेशेंट भी खुश हैं। और इसीलिए खुश हैं बिकॉज जो उनका इतना बड़ा ऑपरेशन होना था, और वो अब उसको ज़िंदगी भर वो खून पतले की इसमें दवाई भी लेनी नहीं पड़ती, इसमें सिर्फ एक एंटी प्लेटलेट जो कि हार्ट अटैक में हम पेशेंट को देते हैं, एक्कोस्प्रिन या क्लोपिरोग्रेल, वही देनी पड़ती है। तो इसके ये बेनिफिट्स हैं, और इसमें ज़्यादा कोई कटिंग नहीं है, वेंटिलेटर पे भी नहीं डालना पड़ता।
9 आउट ऑफ 10 विदाउट वेंटिलेटर पे भी हो जाते हैं। एक आधे केस में वेंटिलेटर पे इसलिए डालना पड़ता है कि जिनकी पंपिंग पहले ही कमज़ोर है, कईयों को किडनी प्रॉब्लम है, कईयों को और कोमॉर्बिडिटीज़ है या लंग्स खराब है, तो जो सर्जिकली कई बार सर्जन कर ही नहीं सकते, तो उनमें कोई टेम्परेरी डालना पड़ता है 1 घंटे के लिए, तो उसमें भी हम उसको निकाल देते हैं उसके बाद। तो ये है बेसिकली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आई है एओर्टिक वाल्व को डील करने के लिए, जिसको बोलते हैं टावर, जो कि एक स्ट्रक्चरल हार्ट प्रोग्राम के अंडर जो है हमारे हॉस्पिटल में हम इसको करते हैं। और इससे पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। हाँ, ये कॉस्टली है सर्जरी से। सर्जरी का जो बेस्ट वाल्व है वो 5 लाख के आसपास खर्चा आता है, लेकिन ये जो वाल्व है ये क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत सारे तामझाम लगता है, तो इसमें कॉस्ट अभी ज़्यादा है, पर धीरे धीरे ये कॉस्ट भी कम हो रही है। जैसे पहले 25 लाख में बेस्ट वाल्व आता था, तो वो भी अब 20 के अंदर आपका पूरा पेशेंट का पैकेज हो जाता है। और धीरे धीरे आई थिंक ये विद इन फ्यू ईयर्स ये 15 पे भी शायद आ जाएगा, which is good, affordable, and it is reimbursed also by now all the maybe government guidelines and others, because now it is a listed procedure for all the CGHS, CCHS, और उनमें तो ये कैशलेस भी हो सकता है। सो जो डिजर्विंग पेशेंट होता है उसको हार्ट टीम अप्रोच से डील किया जाता है, उसके सारे कोमॉर्बिड देखे जाते हैं, उसका एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन कैलकुलेट किया जाता है, फिर देखा जाता है कि एक वाल्व कितने देर तक काम करेगा, क्या दूसरे वाल्व जब पेशेंट का 10 ईयर्स हो जाएंगे तो क्या हम दूसरा वाल्व कौन सा लगाएंगे, क्या करेंगे, उसके हिसाब से इसकी बोलते हैं लाइफ टाइम मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट ऑफ एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस। सो आई थिंक दिस इज ए गुड नॉलेजेबल वीडियो विच आई एम गिविंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे या कुछ भी है तो आप हमें कर सकते हैं, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई एम वर्किंग इन ओजस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर 26, पंचकुला। I'm an interventional cardiologist. I am the in charge of cardiology department in this hospital. Thank you so much. God bless everyone.